हिंदी के मशहूर कवि केदारनाथ सिंह की एक कविता है। उसने कहा, मैं जा रही हूँ। मैंने उत्तर दिया, जाओ, ये जानते हुए कि हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया जाना ही है। जी हाँ, आज उत्तर प्रदेश की सियासत में यही जाने और आने की प्रतिक्रिया और क्रिया जबरदस्त तरीके से चल रही है। लखनऊ की लड़ाई में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश की सियासत में आजकल यही जाने आने की प्रतिक्रिया चल रही है और इसी पर इस 1 घंटे में हम आपको विश्लेषण करके बताएंगे कि आखिर इसका क्या मतलब है। वैसे तो ठंड का मौसम है, वसंत ऋतु आने वाला है, लेकिन बीजेपी के लिए ये पतझड़ का मौसम है। एक के बाद एक विधायक और मंत्री पार्टी से पत्तों की तरह झड़ रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं। 403 सीटें हैं कुल उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि 79 जो पिछड़ी जातियां हैं वही सत्ता का समीकरण उत्तर प्रदेश में तय करती हैं। अपने गुलदस्ता को बनाने के लिए इन्हीं पिछड़ी जातियों के नेताओं को जो बीजेपी छोड़कर आ रहे हैं, उनका एक गुलदस्ता अखिलेश यादव बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यही पिछड़ी जातियां और उनके नेता अगर सत्ता का समीकरण उत्तर प्रदेश में तय करेंगे तो बीजेपी के लिए ये कितनी बड़ी मुश्किल का सबब बन सकता है। जी हाँ, आज इस 1 घंटे में लखनऊ की लड़ाई में यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक के बाद एक बीजेपी से इन नेताओं का जाना क्या सबसे खौफनाक राजनीतिक क्रिया बन रहा है बीजेपी के लिए। 2022 की लखनऊ की लड़ाई की मौजूदा कहानी शुरू होती है साल 1992 से। उत्तर प्रदेश में तब 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा करते कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को अयोध्या में गिरा दिया। कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। 1992 के राम मंदिर आंदोलन के दौरान अयोध्या में हुई घटना ने ऐसी राम लहर को जन्म दिया था जहां तय माना जा रहा था कि आगे जीत पिछड़े वर्ग के बड़े नेता कल्याण सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़ रही बीजेपी की ही होगी। तभी 1993 के विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ी राजनीतिक रासायनिक प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में होती है। यूपी में दलित वोटों की मजबूत पार्टी तब बन रही काशीराम की बीएसपी और पिछड़ों के नेता मुलायम सिंह यादव के बीच गठबंधन हो जाता है। 1993 के इसी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में राम लहर पर सवार बीजेपी को जीत से रोकने के लिए नारा गढ़ा जाता है, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 1992 में तब अयोध्या वाली कार सेवा के बाद ही हुए चुनाव में बड़ी राम लहर के बावजूद बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीट तो जीती, लेकिन सरकार मिलकर मुलायम सिंह और काशीराम के गठबंधन ने बनाई। कारण पिछड़ों और दलितों का वोट। उन्नीस के मुलायम काशीराम के सफल प्रयोग के 26 साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए अखिलेश यादव और मायावती ने महागठबंधन किया, लेकिन नतीजे 1993 के एकदम उल्टे। महागठबंधन बीजेपी के सामने 2019 में नहीं टिक पाया क्योंकि तब पिछड़े और दलित अलग अलग होकर बीजेपी के खिलाफ नहीं गए। कारण ये कि 2014 से ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में बहुसंख्यक हिंदू वोट वाले उस प्रयोग को अपनी ताकत बना लिया जिससे 80% बनाम 20% अब 2022 में कहा जाता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी जो 3/4 से अधिक सीटों को पा करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा, बसपा ये सभी दल होंगे जो 20% की लड़ाई के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। तो ये 20% कौन है? ये 20% वे लोग हैं जो राम जन्मभूमि का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, मथुरा वृंदावन के भव्य स्वरूप का विरोध करते हैं। पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा और एक विधानसभा चुनाव में बीजेपी पिछड़ों, दलितों और सवर्णों के वोट का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर चुनाव जीतती आ रही, इसीलिए उसे 80% अपना मानती है। आंकड़े देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में अगड़ी जाति में आने वाले 82% ब्राह्मणों ने, 89% राजपूतों ने, 70% वैश्य ने, 84% अन्य अपर कास्ट ने बीजेपी को वोट दिया। पिछड़ों के हिस्से में से 23% यादवों ने, 80% कोयरी कुर्मी मतदाताओं ने, 72% अन्य ओबीसी मतदाताओं ने बीजेपी गठबंधन को ही वोट दिया। SC/ST में जाएं
तो 17% जाटव और 48% अन्य SC जातियों का वोट भी बीजेपी के खाते में अकेले गया। क्या अब बीजेपी के इसी गठजोड़ को तोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने यूं हाथ मिला लिया है, जिसमें बीजेपी से ही आए पिछड़े वर्ग के ज्यादातर मंत्री और विधायक को शामिल करके समाजवादी पार्टी ये संदेश देना चाह रही है कि इस बार ओबीसी वोट की ABCD उसने सीख ली है। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस प्रदेश के जाने माने चर्चित नेता हैं। श्री धर्म सिंह सैनी साहब, धर्म सिंह सैनी, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के बहुत चर्चित नेता माननीय भगवती सागर जी, विधायक भगवती सागर, माननीय विनय शाक्य जी, विधायक विनय शाक्य, माननीय रोशनलाल वर्मा जी, विधायक रोशनलाल वर्मा, डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, विधायक मुकेश वर्मा, ब्रजेश कुमार प्रजापति जी, ब्रजेश कुमार प्रजापति, माननीय चौधरी अमर सिंह जी, बीजेपी गठबंधन के विधायक चौधरी अमर सिंह जैसे ज्यादातर नेता पिछड़े वर्ग के जो अब मुख्यमंत्री के उसी दांव पर वार करते हैं जिसके दम पर बीजेपी सत्ता हासिल करती आ रही है। दांव बहुसंख्यक वोट बनाम अल्पसंख्यक वोट का। सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खावे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। योगी जी या बाबा जी कोई भी हो, मैं ये कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके पाप करोगे और साथ ही साथ दुहाई देगो हिंदू की। क्या आपकी नजर में कुछ बड़ी जात के लोग हिंदू हैं क्या? अनुसूचित जात के नहीं है, अनुसूचित जनजात के नहीं है, आदिवासी नहीं है, पिछड़े वर्ग के नहीं है, तो वही 10-5% अगर आपके हिंदू हैं तो आपका खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होना तय है, क्योंकि बंटवारे की लाइन आपने खींच दिया है। बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग की 79 जातियां आती हैं। अखिलेश यादव जिस यादव जाति से आते हैं वो खुद ओबीसी वर्ग का प्रमुख ताकतवर हिस्सा है। तो लखनऊ की इस लड़ाई को जीतने के लिए एक ओबीसी समाज से आने वाले ही नेता को क्यों पिछड़े वर्ग के दूसरे नेताओं की जरूरत पड़ी, इसे समझिए। कहा जाता है 35% के बीच वाले ओबीसी वर्ग के वोटर के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा 10% प्रभावी यादव जाति का, दूसरा 25% मौर्य, लोध, शाक्य, राजभर, पटेल जैसी अन्य ओबीसी जातियों का। समाजवादी पार्टी को यादव वोट का हिस्सा मिलता है, जबकि बीजेपी 2014 से नॉन डोमिनेंट कही जाने वाली ओबीसी जातियों को अपने साथ जोड़कर चल रही है। 2009 से पहले तक बीजेपी को 20 से 22% ओबीसी वोट मिलता था, जबकि 2017 के चुनाव में करीब 40% ओबीसी वर्ग ने अकेले बीजेपी को ही वोट दिया। इस तरह बीजेपी को उसी पिछड़ों के दम पर अगड़ा बनने का स्वाद सियासत में मिलता आ रहा है। इसीलिए अब अखिलेश को यादव वोट समेत दूसरे ओबीसी वर्ग का साथ चाहिए। तो क्या जो राजभर, कृष्णा पटेल, केशव देव मौर्य, संजय चौहान को पहले साथ लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है, अब वो स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी समेत बीजेपी छोड़कर आए मंत्री विधायकों को मिलाकर पिछड़ों के मोर्चे पर बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है? जब कोई नेता पार्टी में आता है तो उसका खूब स्वागत होता है, माला पहनाया जाता है, हाथ में गुलदस्ता सौंपा जाता है, पार्टी का अंग वस्त्र पहनाया जाता है। लेकिन वही नेता जब पार्टी छोड़कर जाने लगता है तो तमाम बहाने आते हैं। टिकट नहीं मिल रहा था, पहले से समझ गए थे नेताजी को अपने परिवार के लिए टिकट देना था, हम देने को तैयार नहीं थे, इसलिए नेताजी चले। नेताजी इस बार तो जीतते ही नहीं, हारने वाले थे, इसलिए चल गए। लेकिन समझना यह भी होगा कि उसी नेता का स्वागत दूसरी पार्टी आखिर क्यों कर रही है, अगर टिकट ही कटने वाला था, अगर हारने ही वाले थे तो। आइए आपको समझाते हैं बीजेपी से छोड़कर जाने वाले इन पिछड़ी जाति के नेताओं का ये पूरा जो ABCD है वो समझते हैं। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति, भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है कि जनता ने मन बना लिया है
इनका सुपड़ा साफ होगा। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। क्या आपकी नजर में कुछ बड़ी जात के लोग हिंदू हैं क्या? जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। समाजवादी और अंबेडकरवादी यानी सबसे बड़े वोटर की आबादी लखनऊ की लड़ाई मिलकर जीतना चाहती है। असली सवाल तो अब ये, आखिर 5 साल जो सत्ता में रहे वही नेता चुनाव आने पर दल बदल कर बीजेपी के खिलाफ क्यों मुठ्ठियां तानने लगे। इस बात को समझने के लिए 1 महीने पहले पीछे चलते। गोरखपुर में प्रधानमंत्री की सभा होती। प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़कर खड़े मंत्रियों नेताओं की लाइन में ये स्वामी प्रसाद मौर्य ही खड़े हैं, जो पीएम के आगे आने पर नीचे झुककर प्रणाम करते। फिर 1 महीने में ऐसा क्या हुआ कि जिनकी बेटी अब भी बीजेपी से सांसद है, वो पिताजी समाजवादी हो चले। उनके साथ दूसरे मंत्री और विधायक भी चल पड़े। इन सब के इस्तीफे पर गौर करने पर मिलता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे में दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों एवं छोटे लघु मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण इस्तीफा देता हुआ ऐसा लिखा गया। दारा सिंह चौहान के इस्तीफे में भी पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षा के कारण इस्तीफा देने की बात कही गई। धर्म सिंह सैनी ने भी दलितों, पिछड़ों, किसानों, शिक्षित, बेरोजगारों, छोटे एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की उपेक्षा की बात इस्तीफा देने में लिखी। विधायक ब्रिजेश कुमार प्रजापति के इस्तीफे की भी लाइन में दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे लघु मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षा वजह बताई गई। मुकेश वर्मा ने भी बीजेपी छोड़ी तो रेजिग्नेशन में सेम कंटेंट लिखा। दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों और छोटे लघु मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षा इस्तीफे की वजह बताई। सभी नेता दलितों, पिछड़ों के असम्मान की बात करते हैं, फिर 5 साल तक क्यों चुप थे? बीजेपी कहती है कि इनका सबका टिकट कटना था, इसलिए जिनका कटना था टिकट वो पहले कट लिए। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। एक का बेटा को टिकट चाहिए, वो छोड़ के चला गया। जब परिवारवाद में परिवारवाद रहेगा, ओबीसी वाद खत्म हो जाएगा, तो क्या करोगे आप? और जब एक को कहा लगता है कि हम हार जाएंगे तो दूसरी जगह चले जाए, तो उसको ये लगता है। अब उनका निर्णय है, इसमें मैं क्यों उसमें टिप्पणी ज्यादा करूं? जनता देख रही है। एक बात अब समझनी जरूरी होती है कि टिकट कटने के डर से अगर पार्टी छोड़ी तो फिर जिन पर बीजेपी को भरोसा नहीं था उन पर समाजवादी पार्टी ने कैसे भरोसा कर लिया, या फिर बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर रही है? लखनऊ की लड़ाई के इस पेच को समझने के लिए हमने चुनावी आंकड़ों पर गंभीर नजर रखने वाले विश्लेषक संजय कुमार और रतन मणिलाल से आपके लिए बात की। जितने मंत्री छोड़कर बीजेपी से जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में, इनमें से ज़्यादातर पिछड़े वर्ग से हैं। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि पिछड़े वर्ग के जो डिमांड्स हैं उसकी अनदेखी हुई है बीजेपी में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ है पिछड़े वर्ग के, पिछड़े समुदाय के जो लोग लीडर हैं बीजेपी के अंदर में, उन्हें उस तरह की तरजीह नहीं मिली जिस तरह की दूसरी पार्टियों में मिला। तो कुछ भेदभाव की स्थिति रही, उन्हें लगा कि उनके समुदाय के लोगों की अनदेखी हुई है। इस समय जो लोग पार्टी छोड़कर आ रहे हैं, भाजपा और सरकार छोड़कर आ रहे हैं, उन्हें अगर उनके असंतोष के साथ चुनाव प्रचार में आगे प्रमुखता से पेश किया जाए तो वे समाजवादी पार्टी के भाजपा विरोधी कैंपेन में कहीं ना कहीं एक अच्छा हथियार भी बन सकते हैं और चुनाव प्रचार में एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए वे जीते या ना जीते, भाजपा विरोधी कैंपेन में, चुनाव प्रचार के अभियान में उनकी भूमिका जरूर हो सकती है। राजनीति में दल बदलने का सबसे बड़ा कारण सम्मान और अपमान से ज्यादा अपने हिसाब से सेटिंग ना हो पाना ही माना जाता है। इन वजहों से अब समीकरण कैसे बदल सकते हैं, इन्हें समझने के लिए पिछड़े वर्ग के वोटरों पर एक रिसर्च देखिए। CSDS के ही आंकड़े कहते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 27% यादव, 53% कोयरी कुर्मी और अन्य ओबीसी का 61% वोट मिला। समाजवादी पार्टी के गठबंधन को तब 53% यादव, 17% कोयरी कुर्मी और 23% अन्य ओबीसी जातियों के वोट मिले। 2017 के चुनाव में
10% यादव मतदाताओं ने, 57% कोयरी कुर्मी और 61% अन्य ओबीसी वोटर ने बीजेपी को वोट दिया। 66% यादव, 18% कोयरी कुर्मी, 12% अन्य ओबीसी जातियां सपा कांग्रेस के गठबंधन के साथ तब गई। 2019 के चुनाव में 23% यादव बीजेपी और उसके गठबंधन के साथ आए, 80% कोयरी कुर्मी और 72% अन्य ओबीसी मतदाता भी बीजेपी गठबंधन के लिए वोट दिए। 2019 के ही चुनाव में 60% यादव, 14% कोयरी कुर्मी और 18% अन्य ओबीसी जातियों ने सपा बसपा के महागठबंधन को वोट दिया। यानी अब तक ओबीसी वोटर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ पिछले 3 चुनावों में चुंबक की तरह चिपककर सत्ता का लोहा बीजेपी के हित में मनवाता आ रहा है। वो गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना शागिर्द बनाते थे। जब वे पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश के अंदर गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे, तब इन लोगों की कहीं से मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए, हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है, वो 11 तारीख की टिकट थी। टिकट से एक बात यह भी पता चली कि बीजेपी ने एक साथ 3 मंत्रियों और दर्जन भर विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद मची हलचल से निपटने के लिए ही 2 चरणों की 113 में से 105 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। ताकि पोजीशनिंग की पॉलिटिक्स में पिछड़े वर्ग के कुछ नेताओं के दल बदलने से बीजेपी कमजोर कतई न दिखे। तो क्या वाकई बीजेपी एक बड़ी चुनौती ओबीसी नेताओं के जाने को मान रही है? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का यह कहना था कि चुनावों के ऐलान के बाद का समय हवा को आंधी में बदलने का होता है। इस आंधी में जिसके पांव उखड़ जाते हैं वो उड़ जाता है। अब देखिए, 8 जनवरी को चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया। उसके बाद से एक के बाद एक कई नेता बीजेपी का दामन छोड़कर दूसरी तरफ जा रहे हैं। क्या इन नेताओं का पलायन बीजेपी के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब नहीं बन सकता है? आंधी नहीं आ सकती? अठारह साल में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ बनने जा रहे हैं, वो भी अयोध्या नहीं बल्कि अपने ही क्षेत्र गोरखपुर से। इस ऐलान की 24 घंटे पहले की यह तस्वीर है, जब समरसता भोज की सियासत में दलित कार्यकर्ता के घर उनके पिता को साथ बैठाकर मुख्यमंत्री खिचड़ी खाते हैं। अब इस खिचड़ी का भी लखनऊ की लड़ाई में एक एंगल है। एंगल ये कि उत्तर प्रदेश में जिसने SC/ST रिजर्व सीटों में 65% जीत ली, सरकार उसकी बनी। जैसे 2007 में 89 रिजर्व सीट में से 61 में जीत मायावती की पार्टी की हुई, मुख्यमंत्री भी मायावती बनी। 2012 में 85 रिजर्व सीट थी, 58 अखिलेश यादव ने जीती, मुख्यमंत्री अखिलेश बने। 2017 में 86 रिजर्व सीट में से 70 बीजेपी के हिस्से में आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए। तो क्या ये ओबीसी वोट के रत्ती भर खिसकने से पहले की बीजेपी की तैयारी है? और जो लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अंबेडकरवादी लोग हैं, ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं। अब और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी को पता है कि पिछड़ों का वोट कितना अहम है, इसीलिए प्रधानमंत्री के हाथों सफाई कर्मियों के पैर धोते और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मजदूरों पर फूल बरसाती तस्वीर के साथ बीजेपी यूपी के मुखिया ट्वीट करके ओबीसी समाज का सम्मान बीजेपी में ही बता चुके हैं।
वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां तो खड़ी हुई हैं। इस बात का सबूत ये कि बीजेपी परसेप्शन की पॉलिटिक्स में रत्ती भर कमजोर न पड़े, इसलिए बहुत तेजी से काउंटर पॉलिटिक्स कर रही है। जैसे ऐसी हलचल मची कि बीजेपी टिकट के ऐलान में पिछड़ रही है, तो फिर पार्टी ने तुरंत 2 चरणों की 107 सीटों पर एक साथ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। ज्यादा विधायकों के टिकट कटने के दावों से एक हलचल पार्टी के भीतर मची थी। ऐसे में पहले 2 चरण में सिर्फ 20 विधायकों के ही टिकट कटे हैं। 63 सिटिंग विधायक को टिकट दिया गया है। पिछड़े दलित नेताओं की उपेक्षा का दावा करते हुए कुछ मंत्री विधायक चले गए, तो पहले 2 चरण की 107 सीटों पर 68% टिकट ओबीसी एससी उम्मीदवारों को दे दिया, जिनमें 44 सबसे ज्यादा टिकट पिछड़े वर्ग से आने वाले कैंडिडेट को ही बीजेपी ने दिया है। क्या ये सारी कोशिश इसलिए क्योंकि पिछड़े वर्ग के नेताओं के जाने और छोटे दलों से अखिलेश यादव का गठबंधन बीजेपी के लिए इस बार किसी तरह की चुनौती बन सकता है? बीजेपी का अगर हम प्रदर्शन देखें यूपी में, चाहे वो 2014 का चुनाव है, 2019 का लोकसभा चुनाव या 2017 का विधानसभा चुनाव, इन चुनाव में बीजेपी ने ज़बरदस्त जीत हासिल की थी। इस बड़ी जीत के पीछे एक वजह थी लोअर ओबीसी का वोट। अब अगर ये लोअर ओबीसी के नेता बीजेपी को छोड़ समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, स्वाभाविक है इसका नुकसान बीजेपी को होगा। जब ये नेता बीजेपी को छोड़ दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, उनके समर्थक भी जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि इनके सारे के सारे समर्थक उनके साथ चले जाएंगे और सारे लोअर ओबीसी के वोटर अब समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन नुकसान तो होता हुआ सीधा सीधा बीजेपी को दिखाई पड़ता है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ये प्रचार हो कि ये पार्टी दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, तो उसके लिए किसी को तथ्य प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। केवल परसेप्शन ही काफ़ी है कि इतने लोग छोड़ गए, इसलिए भाजपा ज़रूर ओबीसी विरोधी रही होगी। तो मुझे लगता है इस परसेप्शन से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को तुरंत ही कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि वो ये स्थापित कर सके कि उनके अब तक के कार्यकाल में ओबीसी के हितों के खिलाफ कोई काम नहीं हुआ है। और अगर ऐसा वे करते हैं तब भी ये परसेप्शन तो बना ही रहेगा कि अगर ऐसा था तो चुनाव के ठीक पहले इतने लोग पार्टी छोड़कर क्यों गए। भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछड़े वर्ग को संभालना इसलिए भी चुनौती है क्योंकि दावा है कि 10 से 12% की वोट की ताकत रखने वाला ब्राह्मण वोटर भी नाराज है। ये बात खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई मुलाकात में पार्टी के ब्राह्मण मंत्रियों और बड़े नेताओं ने सीधे आला कमान को बताई। 20% में वो ब्राह्मण भी हैं जो कहा जा रहा है आपसे नाराज है। मुझसे कोई नाराज नहीं है। ब्राह्मण समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, समाज को मार्गदर्शक है, और समाज का मार्गदर्शक राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से क्या ब्राह्मण नाराज होगा? काशी विश्वनाथ धाम का भव्य निर्माण होने से क्या ब्राह्मण नाराज होगा? गरीब कन्याओं की शादी हो रही है, क्या इससे ब्राह्मण नाराज होगा? 15 करोड़ लोगों को फ्री में अन्न मिल रहा, क्या इससे ब्राह्मण नाराज होगा? ये बातें वे लोग करते हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं। 82% ब्राह्मण और 40% ओबीसी जहां मुखर होकर बीजेपी को सत्ता दिलाते आ रहे हैं, वहां भले 2017 में बीजेपी 40% कुल वोट पाकर 300 के पार पहुंच जाए, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर 10% वोट बीजेपी का खिसके और 10% वोट अखिलेश यादव पहले के मुकाबले गेन करते हैं, तो सत्ता के समीकरण लखनऊ की लड़ाई में बदल सकते हैं। ये याद रखिएगा, राजनीति सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि कई विषय सम्मिलित होकर राजनीति सफल बनती है। अब देखिए, अगर कोई ये सोच ले कि अखिलेश यादव छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं और सिर्फ यही गणित साध कर इस वोट बैंक उस वोट बैंक को मिला लेंगे, वोट सम्मिलित होंगे और उनकी जीत हो जाएगी, तो ये समझना भी जरूरी है कि चाहे वो 2017 में कांग्रेस पार्टी के साथ उनका गठबंधन रहा हो या फिर 2019 में मायावती के साथ, तब वोट बैंक एक दूसरे का शिफ्ट होकर ये जो उनका फॉर्मूला था वो सही साबित नहीं हुआ, सफल नहीं हो पाया। और इसीलिए राजनीति में रसायन शास्त्र, जी हाँ, केमिस्ट्री भी उतना ही जरूरी है। जैसे रसायन शास्त्र में 2 केमिकल्स को मिला दीजिए तो जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे में मिक्स हो जाए, वैसा ही कुछ राजनीति में भी है।
चुनौती होगी अखिलेश यादव के सामने कि वो कैसे तमाम नेताओं को तो ला रहे हैं पिछड़ी जातियों से, लेकिन क्या केमिस्ट्री बैठेगी? क्या वो महान पार्टी के केशव देव मौर्य को स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ दोनों की केमिस्ट्री बिठा पाएंगे? आइए केमिस्ट्री की क्या चुनौतियां हैं राजनीति में अखिलेश के लिए, वो जरा देखते हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनावों से उत्तर प्रदेश का मतदाता किसी एक ही पार्टी को बहुमत दे रहा है। साल 2007 के चुनाव में 206 सीटों के साथ मायावती को शीर्ष पर पहुंचाया। 2012 में अखिलेश को 224 सीट देकर मुख्यमंत्री बनाया और 2017 में 312 सीटों के साथ योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने। तो फिर सवाल उठता है कि इस बार की लखनऊ की लड़ाई में छोटे दलों की अहमियत क्यों बढ़ गई है? क्यों मोदी पावर से लैस बीजेपी को लखनऊ की लड़ाई जीतने के लिए छोटे साथियों के साथ रैली करनी पड़ रही है? मित्रों, यहाँ जो सरकारें चली, सपा बसपा बसपा सपा, इन्होंने जो भी आया अपनी जाति का काम किया, निषाद समाज का काम किया क्या? सभी पिछड़ी जातियों का, सभी गरीबों का काम करने का लक्ष्य मोदी जी का था और उन्होंने इसको पूरा किया। उत्तर प्रदेश में छोटे दलों को दोनों पक्ष कितना भाव दे रहे हैं, अब उसे इस फोटो से समझते हैं। ये समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों के बीच बैठक की तस्वीर है, जिसमें मुख्य कुर्सी पर अपना दल कमेरावादी की कृष्णा पटेल बैठी हुई हैं। अखिलेश यादव टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद मुख्य कुर्सी पर नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने कृष्णा पटेल को सम्मान दिया और उन्हें हेड ऑफ गठबंधन वाली कुर्सी पर बैठाया। बैठक की ये फोटो राजनीतिक हलके में चर्चा का विषय बन गई है। कृष्णा पटेल और उनकी बेटी में भले ही कुर्मियों का नेता बनने की होड़ हो, लेकिन अखिलेश ने इस एक फोटो से बड़ा राजनीतिक खेल करने का प्रयास किया। अखिलेश के साथियों की इस बैठक में उनके चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव, अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष कृष्णा पटेल, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मसूद, महान दल के नेता केशव देव मौर्य और जनवादी पार्टी के संजय चौहान शामिल हुए। अपने सहयोगियों के साथ एक और तस्वीर को अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, सपा के सभी सहयोगी दलों के शीर्ष नेताओं के साथ आज हुई उत्तर प्रदेश के विकास और भविष्य की बात। समाजवादी पार्टी जहां लोगों को जोड़ रही है, हम अपने लोगों को थोड़ा पीछे करके दूसरों को साथ ला रहे हैं और जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रही है। हम नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है। चुनाव से पहले छोटे दलों का साथ जहां अखिलेश का हौसला बढ़ा रहा है, वहीं ओम प्रकाश राजभर जैसे छोटे दलों के नेताओं को उत्तर प्रदेश में बदलाव की बात कहने का आत्मविश्वास दे रहा है। तो जात वाली पॉलिटिक्स करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? आपको क्यों तमाम आज अखिलेश यादव या कोई आपसे क्यों गठबंधन कर रहा है? क्योंकि उनकी नजर उस 3-4% वोट बैंक पर है, या फिर 10-20% जो 100 में आप अपने आप को किंग मेकर समझ रहे हैं? मैं किंग मेकर, आपके ध्यान जो 100 सीट पर है, हमारा ध्यान 403 सीट पर है। आप चलिए, आरा, करकबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार पूर्वांचल में नहीं है। अब बढ़िए, चाहे लखनऊ से आगे बढ़िए, लखीमपुर खीरी, सीतापुर होते हुए आप मेरठ तक चले जाइए, झांसी, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी तक जाइए। उधर भी ओम प्रकाश राजभर 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 की मीटिंग करता है। ठीक है, जब अकेले थे तब करते थे, अब तो अखिलेश जी आ गए। अगर हिंदू होकर सबने वोट किया, कैसे करेगा? और बीजेपी की तरफ गए, नहीं, कैसे जाएगा? क्या कीजिएगा? कैसे जाएगा? आहिर जाएगा। तब ये जाति का फ्रैक्चरिंग करने की तो हिंदू है, उसका क्या होगा? नहीं, आहिर हिंदू है ना, आहिर हिंदू है ना, अखिलेश के साथ है। राजभर हिंदू है, ओम प्रकाश के साथ है। प्रजापति हिंदू है, प्रेमचंद प्रजापति के साथ है। पाल, बघेल, धनगर ये हिंदू है, ये बाबूराम पाल के साथ है। मतलब अपनी जाति के आधार पर ही यूपी के लोग वोट देंगे, यही कह रहे हैं आप? जातीय के नाम पर तो टिकट मिलता कि तोहार कितना वोट है, वो जब हिंदू सोच के लोग वोट कर दे तब तहार का हुई? अरे हमार तो सही होगा, हाँ, हमार नहीं, हमारे गठबंधन का सही है। आप देखिएगा अखिलेश जी जो कहे हैं वो सही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। साल 2002 में स्थापित होने वाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश की लगभग 2 दर्जन सीटों पर माना जाता है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर दावा करते हैं कि उनका सम्मान
प्रदेश की लगभग 100 सीटों पर अपना प्रभाव रखता है। लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी से गठबंधन करने के बाद ही उन्हें फायदा हुआ और अब तो पाला बदलकर उसी के लिए वो चुनौती बन गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश छोटे दलों को साथ लेकर दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं? इस सवाल पर CSDS के संजय कुमार कहते हैं, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या पार्टियों का गणित तो बन गया, लेकिन क्या इन पार्टी के जो वोटर हैं, उनके जो समर्थक हैं, क्या वो भी एक साथ आ जाएंगे? कई बार ऐसा होता है कि ये पार्टियां पहले एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहती हैं और ज़मीनी तौर पर उनके समर्थक एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करते हैं। तो कई बार नेता तो साथ आ जाते हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर इन पार्टी के समर्थक एक साथ आने में कतराते हैं। इसकी चर्चा यूपी के वेस्टर्न यूपी में भी हो रही है कि क्या मुस्लिम मतदाता और जाट जो पहले कभी एक दूसरे के खिलाफ वोट करते रहे, क्या वो इन चुनाव में एक साथ वोट करेंगे? 2017 में कांग्रेस और 2019 में मायावती के साथ गठबंधन का फॉर्मूला फेल हो जाने के बाद समाजवादी पार्टी अब छोटे दलों के जरिए इस बार के चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। हालांकि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद से अखिलेश की बात नहीं बन सकी, जिसके बाद चंद्रशेखर ने कहा कि अखिलेश को दलित वोटों की जरूरत नहीं है। सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषय पे बात ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो, और 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया। ये दुखद भरोसा था कि वो भी 85% बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं समझता कि यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी 2 दिन से हूँ कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूँ, उनका जवाब अभी तक नहीं है। माना जा रहा है कि लखनऊ की लड़ाई में विजय के लिए अखिलेश 50 से 60 सीट सहयोगियों को दे सकते हैं। सबसे ज्यादा सीटें RLD के खाते में जाने वाली हैं। इसके बाद राजभर और बाकी दलों का नंबर आएगा। जब बीजेपी में टिकट कटने के डर से पार्टी छोड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है, तब अखिलेश की कोशिश अपने कैंप को मजबूत दिखाकर परसेप्शन की जंग जीतने की है, ताकि पिछली बार की तरह सिर्फ सतह पर ही गठबंधन न रह जाए। आज तक ब्यूरो। अलग अलग जातियों को जोड़कर आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव का आयोजन किया था। ये राजनीतिक रूप से देश हित में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और अनूठा प्रयोग था, जो हमेशा के लिए दर्ज है। लेकिन आज हम उसका जिक्र आखिर क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि बीजेपी ने 2014 में जो जातियों की राजनीति होती है, उसी से पार पाने के लिए देश हित में जातियों के जो पूरा समीकरण है उसको गड़बड़ कर दिया था। उत्तर प्रदेश में डिजिटल प्रचार में धर्म और मंदिर, राम मंदिर ही सिर्फ नहीं तैयार हो रहा, पूरा माहौल चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में तैयार है, जिसमें बड़ी चर्चा तो यही रही कि अयोध्या से ही योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ऐलान हुआ उन्हीं के शहर गोरखपुर की सीट से। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। समाजवादी पार्टी जहां लोगों को जोड़ रही है, हम अपने लोगों को थोड़ा पीछे करके दूसरों को साथ ला रहे हैं और जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी लगातार पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रही है। हम नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है। योगी आदित्यनाथ भले फिलहाल अभी अयोध्या से चुनाव में ना उतर रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछड़े वोटों को वापस धर्म के जरिए ही लाया जा सकता है। ये बीजेपी जानती है, पहले प्रयोग कर भी चुकी है। इसीलिए राष्ट्रवाद और राम राज्य प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। इस देश को न साम्यवाद चाहिए, इस देश को न समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल राम राज्य चाहिए और उत्तर प्रदेश को राम राज्य भी चाहिए। राम राज्य का मतलब जो सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है और काल परिस्थिति से प्रभावित शाश्वत है, वही राम राज्य है। मुख्यमंत्री जी इस बात को जानते ही नहीं है। उन्होंने न संविधान पढ़ा है, न संविधान के प्रेम्बल को पढ़ा है
हमारा संविधान के प्रेम्बल में शुरू में कहा गया कि हमारी सोशलिस्ट स्टेट होगी। भारत में जितने भी कार्यक्रम योजनाएं बनेंगी सोशलिस्ट बनेंगी। जो रामराज्य की बात करते हैं बिना समाजवाद के अधूरी हैं। बीजेपी के लिए हालात अभी 2017 से काफी अलग है। तब उसके पास छोटे छोटे दलों और जातियों का गठबंधन था, पार्टी छोड़ने वालों का शोर नहीं था। इसलिए बड़ा सवाल अब ये कि इसी चुनौती को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 80 बनाम 20 की लड़ाई की बात कहनी शुरू की थी। 80 बनाम 20 जाएगा और मैंने आपको पहले कहा कि चुनाव होंगे तो आप रिजल्ट दो, 10 मार्च को आने दीजिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी जो 3/4 से अधिक सीटों को पा करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा, बसपा ये सभी दल होंगे जो 20% की लड़ाई के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। तो ये 20% कौन है? ये 20% वे लोग हैं जो राम जन्मभूमि का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, मथुरा वृंदावन के भव्य स्वरूप का विरोध करते हैं। ये 20% वे लोग हैं जो जिनकी पीड़ा माफियाओं के साथ में है, जिनकी पीड़ा पेशेवर अपराधियों के साथ में है, जिनकी संवेदना पेशेवर आतंकवादियों के साथ में है, ये वही लोग हैं। अगर कार सेवकों पे गोली चलाई थी तो नेताजी पे एफआईआर होनी चाहिए थी। एफआईआर किनके ऊपर हुई? जिन्होंने मस्जिद गिराई उन पे एफआईआर हुई है। नेताजी और संविधान बचाने के लिए काम हुआ था। जब पिछड़े वर्ग के मंत्री और विधायक पार्टी छोड़ते हैं तो क्या राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ने उतर रही बीजेपी वास्तविकता में धर्म के प्रयोग से जातियों पर बुने जा रहे विपक्ष के जाल को काटेगी? राम, अयोध्या और राजनीति का रिश्ता उत्तर प्रदेश में कितना गहरा है, इसे समझने के लिए हमने लोकनीति CSBS के एक सर्वे को पढ़ा जो बताता है अयोध्या में 1992 की घटना के ठीक 4 साल बाद 56% हिंदू उसी जगह मंदिर चाहते थे, जबकि 58% मुस्लिम उसी तत्कालीन विवादित जगह पर मस्जिद बने ऐसी राय रखते थे। 16 साल के बाद 2012 में सर्वे हुआ तो भारी गिरावट के साथ 31% हिंदू नागरिक और 31% मुस्लिम नागरिक अपनी अपनी राय में उसी जगह मंदिर या मस्जिद की वकालत करते मिले। 2012 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बदलाव आए। इसी के साथ 4 साल बाद फिर जब सर्वे हुआ तब 2016 में 49% हिंदू नागरिक अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने ऐसी बात कहते रहे, जबकि सिर्फ 26% मुस्लिम ही वहां पर मस्जिद की बात कहते पाए गए। ये सर्वे बताता है कि अयोध्या और राम मंदिर को लेकर उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी के बीच प्रतिबद्धता बढ़ती गई। तो क्या उसी राष्ट्रवाद और राम राज्य के मुद्दे से बीजेपी अपना वोट बंटने से रोक पाएगी? कोई हिंदू विरोधी तत्व कैसे स्वीकार कर लेगा मोदी जी को और योगी जी को? ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। जो हिंदू विरोधी हो, राष्ट्र विरोधी। देश में चुनावी माहौल देखकर तमाम लक्षणों के बीच नेता अपना दल बदल टेस्ट करा रहे हैं। बस इतना समझ लीजिए कि अगर ये रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वो अपना दल छोड़कर दूसरे में पहुंच जा रहे हैं और फिर ये ऐलान भी कर देते हैं कि जितने विधायक हमारे संपर्क में आए थे वो भी अपना दल बदल टेस्ट कराएं, रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर वो भी अपनी पार्टी बदल ले। कोई इसे बगावत कह रहा है, कोई इसे कह रहा है कि हारने की वजह से वो जा रहे हैं, तो कुछ नेता कह रहे हैं कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो क्यों ना हम दल बदल ले और सत्ता रूपी जो वायरस है उसका संक्रमण। जी हाँ, ये उसी दल बदल संक्रमण का दौर उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रहा है। कोई कह रहा है कि देखिए न 3 में न 13 में थे तो 9-2-11 हो रहे। ये संक्रमण काल अभी उत्तर प्रदेश की सियासत में मतदान तक चलता ही दिखाई देगा और इस पर हर खबर हम आप तक लाते रहेंगे। लखनऊ की लड़ाई में इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए आज।